ये है दुनिया का सबसे बड़ा 3D मेटल प्रिंटर। ये रिलेटिविटी स्पेस द्वारा बनाया गया था, जो एक स्टार्टअप है जिसका लक्ष्य है फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन सहित पूरे रॉकेट को केवल 60 दिनों में प्रिंट करना। मैं एक 3D प्रिंटेड रॉकेट के अंदर देख रहा हूँ जो वास्तव में अंतरिक्ष में जाने वाला है। मेटल का ये विशाल हंक कमाल का है। वेल्डिंग में बहुत सारी यूवी निकल रही हैं। आप इसे फिल्मा सकते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली मत देखिएगा। आपको बहुत जल्दी सनबर्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप ज्वालामुखी मचाने के लिए सूट पहन रहे हो। ठीक है, तो हम एक 3D प्रिंटर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो इसका प्रयोग करिए, डायरेक्ट मत देखिए। मैं उसे वहां देख सकता हूँ। अगर हम चलते हुए जाएं तो इसके करीब पहुंच सकते हैं। तो वो वायर मेल्ट की टीम है और वो प्रिंट हेड घूम रहा है। तो ये प्लाज्मा डिस्चार्ज है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हर 2 मिलीसेकंड में अपना काम कर रहा है। ये असल में इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म को बदल रहा है। इस तरह ये इतनी अच्छी तरह से डिपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है। आपको उसका टेम्परेचर मालूम है? मतलब ये मेल्टिंग टेम्परेचर से बस थोड़ा ही ऊपर है। ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से बस थोड़ा सा ऊपर है, शायद कुछ 100 डिग्री ऊपर। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस रॉकेट की पूरी बॉडी एक साथ पिघल जाती है, एक एक टुकड़े में। ये वो असली रॉकेट टैंक स्ट्रक्चर है जिसको हम इस साल के अंत तक ऑर्बिट में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये वास्तविक चीज है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होगी। ये जाएगा अंतरिक्ष में? जी हाँ, ये अंतरिक्ष में जाएगा। और वास्तव में ये अब तक का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट जो उड़ने वाला है। इसलिए अब आप ये पूरा रॉकेट यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यदि चाहे तो आप इस पर पांव रखकर भी चढ़ सकते हैं। सचमुच? जी बिल्कुल। हेलो, इसके अंदर रिंग्स बनी हुई हैं। वे स्टिफनर में प्रिंट की गई हैं और इसीलिए वे रॉकेट को ढहने से या बिखरने से रोकते हैं। तो अगर आपके पास कोक का एक कैन है और आपने उसका ढक्कन निकाला नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाएंगे तो उसको दबाना असंभव है, क्योंकि अंदर प्रेशर है जो उसे पिचक जाने से रोकता है। लेकिन फिर आप अगर उसका ढक्कन निकाल देते हैं तो अंदर कोई प्रेशर नहीं बचता और आप इसे बिल्कुल आसानी से पिचका सकते हैं। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। और रॉकेट भी वैसे ही होते हैं। 50 psi का प्रेशर, जो लगभग एक कार के टायर जितना होता है, इसे फुला कर रखता है और इसे ढहने से बचाता है। लेकिन फिर स्टीफनर भी इसे कठोर बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, तो मानो या ना मानो, एक रॉकेट टैंक अपने डायमीटर के मामले में एक कोक कैन से भी पतला होता है। तो जब आप एक कोक कैन को देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी है और कितनी पतली है। एक रॉकेट टैंक वास्तव में इससे भी पतला होता है। तो हाँ, ये बहुत हल्का है और इसको हल्का होना भी चाहिए। एरोस्पेस कंपनीज ने छोटे और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने के लिए 1 दशक पहले मेटल 3D प्रिंटिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए इंजेक्टर। ये किसी भी रॉकेट इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां आपको बेसिकली एक लिक्विड प्रोपेलेंट लेना पड़ता है और इसे एक ऐसी बारीक धुंध में बदलना होता है जो बहुत जल्दी मिक्स हो जाए। और इसी प्रक्रिया से 3D प्रिंटिंग निकल कर आई है, जो पूरी इंडस्ट्री ने अपना ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट कंबंशन चैम्बर अंदर से कितना भयानक गर्म हो जाता है? 3500 केल्विन तक। ये लगभग किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी है। तो फिर कंबंशन चैम्बर और रॉकेट की नोजल कैसे नहीं पिघलती? इसका उत्तर ये है कि उनके ऊपर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट छोड़कर उन्हें ठंडा किया जाता है। अगर हम स्पेस शटल के मेन इंजन की बात करें तो मुझे उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन इंजनों के अंदर लोहे को उबालने जितनी भयंकर गर्मी होती है। बाहर की तरफ कहूं तो आप इनके बाहरी हिस्सों में चीजों को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से लिक्विड हाइड्रोजन निकलती है। 60 साल पहले अपोलो रॉकेट को बनाने में लाखों करोड़ों अलग अलग पार्ट्स को एक एक कर हाथों से बनाया गया था और अभी तक किसी ने उस तरीके को बदलने की कोशिश भी नहीं की। और एरोस्पेस फैक्ट्रियां ऐसे ही काम करती चली आ रही है। और आप तो जानते हैं कि एलोन के पास स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों ही है, इसीलिए स्पेस एक्स इन सभी रोबोटों और ऑटोमेशन के चलते टेस्ला की तरह ही दिखता है ना। लेकिन असल में ये सच नहीं है। मेरा मतलब है, एरोस्पेस ने ऑटोमेशन को बिल्कुल भी नहीं अपनाया है। एक समस्या तो ये है कि आप बहुत सारे रॉकेट्स नहीं बना रहे हैं। सही तो है। ये सीखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि ढेरों रॉकेट्स को बनाने के लिए, जैसे एक दिन में 100, किसी कारखाने को कैसे तैयार किया बिल्कुल। जाए, जैसे आप कारों के लिए करते हैं। एग्जैक्टली, आप बहुत सारे नहीं बना रहे हैं। इवन कमर्शियल विमान भी आप लगभग उतने नहीं बना रहे हैं, जबकि उसके बहुत बड़े ऑर्डर होते हैं। पार्ट्स भी ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी। एक कमर्शियल विमान में कई मिलियन इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं। तो एक रोबोट के लिए कई मिलियन पार्ट्स को असेंबल करना बहुत अलग बात है, एक ऑटोमेशन की तुलना में जिसमें कुछ 10,000 पार्ट्स होते हैं। ये ज्यादा कठिन समस्या है और यहीं पर 3D प्रिंटिंग एरोस्पेस के लिए ऑटोमेशन बन जाता है, क्योंकि आप उन सभी पार्ट्स को रोबोट से असेंबल नहीं कर रहे हैं जैसा आप एक कार के लिए करते हैं। आप उन्हें 3D फाइल में असेंबल कर रहे हैं और फिर प्रिंटर उन्हें असेंबल स्थिति में ही प्रिंट कर देता है।
रिलेटिविटी स्पेस का प्लान लो अर्थ ऑर्बिट तक का ही है या इससे आगे का भी है? तो टेरान 1 के लिए ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट का है। ये पहला रॉकेट होगा। टेरान आर असल में मंगल तक और चंद्रमा तक पेलोड भेज सकता है। मेरा मतलब है ये बहुत बहुत बड़ा है। मैंने इस कंपनी की स्थापना इसलिए की क्योंकि मेरा सोचना था कि दर्जनों सैकड़ों कंपनियों को मार्स तक पहुंचने में सफलता मिलनी चाहिए। तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम इस पर 3D प्रिंटिंग तकनीक को लें, जिसे हम भविष्य की फैक्ट्री कहते हैं, और एक दिन इसे छोटा करके पैक करके मार्स पर भेज दे, जहां पर एक इंडस्ट्रियल बेस बना दिया जाए। तो ये कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें मंगल पर इंडस्ट्रियल बेस बनाना है। कई मायनों में ये फैक्ट्री महज एक प्रोटोटाइप है। ये अभी भी एक ट्रेडिशनल कारखाने से बहुत छोटी है। ये बहुत लाइट है और मुझे लगता है कि किसी न किसी को तो ये बनाना ही था।